एक लेटर, सिर्फ एक लेटर, किसी वकील ने नहीं लिखा, किसी नेता ने नहीं भेजा, एक जर्नलिस्ट ने लिखा था, वो भी एक जज को। और सिर्फ उस एक लेटर की वजह से 40,000 कैदी रिलीज हो गए। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये 1979 का इंडिया है। और ये सब सिर्फ एक लीगल टूल की वजह से, जिसका नाम है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी PIL। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो मैं हूं आपका यूपीएससी कंपेनियन, और यहाँ हम सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, हम समझते हैं। आज हम PIL को एकदम रूट से कवर करेंगे, बेसिक डेफिनेशन से लेकर लैंडमार्क केसेस तक, मिसयूज से लेकर जुडिशियल ओवर रीच तक। जीएस पेपर 2 के लिए ये टॉपिक इस साल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगा एक शॉर्टकट, एक ऐसी ट्रिक जिससे आप सारे PIL केसेस एग्जाम हॉल में कभी नहीं भूलेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका सिंपल मतलब ये है, आपको खुद विक्टिम होने की ज़रूरत नहीं है जस्टिस मांगने के लिए। ये एक बार और सुनो, आपको खुद विक्टिम होने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में 5 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है कोर्ट्स में आज की डेट में। और उस भीड़ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर कोई गरीब, कोई अनपढ़ या सोशली मार्जिनलाइज्ड है तो वो कोर्ट तक पहुंच ही नहीं सकता। वकील की फीस, पिटीशन की नॉलेज नहीं, स्टैम्प खरीदने के पैसे तक नहीं। तो PIL ने आखिर किया क्या? PIL ने ये किया, कोई भी पब्लिक स्पिरिट सिटीजन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन लोगों की तरफ से पिटीशन फाइल कर सकता है। तुम्हें डायरेक्टली अग्रीड होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ एक लीगल टर्म आती है जो आपको याद रखनी है, लोकस स्टैंडाई। ये बेसिकली ये डिसाइड करता है कि कौन कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। पुराना रूल बिल्कुल सिंपल था, सिर्फ वही इंसान कोर्ट में केस फाइल कर सकता है जिसको सीधा नुकसान हुआ हो, ना कि उसके बिहाफ पे कोई भी केस फाइल कर सकता है। लेकिन PIL ने ये रूल तोड़ दिया। PIL ने लोकस स्टैंडाई को डेमोक्रेटाइज कर दिया। और ध्यान रखना, ये किसी पार्लियामेंट्री एक्ट से नहीं आया, ये किसी नए कानून से नहीं बना। ये था एक जुडिशियल इनोवेशन जो कि 2 जजों ने बनाया। पहले हैं जस्टिस VR कृष्ण अय्यर और दूसरे जस्टिस PN भगवती। ये दोनों मिलके वो जजेस हैं जिन्होंने लिटरली कोर्ट रूम के दरवाजे उन लोगों के लिए खोल दिए जो पूरी जिंदगी बाहर ही खड़ी रहती PIL के बिना। तो इस स्लाइड में हमने देखा PIL का आधार, एक आइडिया कि जस्टिस सिर्फ उनका हक नहीं जो अफोर्ड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशनली कहाँ से आता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं, PIL का अपना कोई अलग कानून नहीं है, कोई PIL एक्ट ही नहीं है, ना ही PIL कोई अमेंडमेंट है। तो जाहिर सा सवाल है कि जब ये तीनों चीज़ नहीं है तो PIL आखिर आया कहाँ से? ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से ही निकला, 3 आर्टिकल्स की वजह से। और ये 3 आर्टिकल्स ही PIL की पूरी नींव है। यूपीएससी ने डायरेक्टली प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछ चुका है मल्टीपल टाइम्स। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि किसी भी सिटीजन का अगर फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, बिना हाई कोर्ट जाए, बिना लोअर कोर्ट जाए। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल बताया था। और ये आप एग्जाम में ज़रूर कोट करना। PIL से पहले आर्टिकल 32 का यूज़ सिर्फ वही कर सकता था जिसका खुद का राइट वायोलेट हुआ हो, लेकिन PIL ने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब कोई भी पब्लिक स्पिरिट सिटीजन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी और की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये था आर्टिकल 32 का डायरेक्टली कनेक्शन विद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। दूसरा आर्टिकल आता है आर्टिकल 226। ये आर्टिकल 32 जैसा ही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जगह ये हाई कोर्ट को ये पावर देता है। मतलब PIL सिर्फ दिल्ली तक लिमिटेड नहीं है। अगर कोई स्टेट लेवल पर एनवायरमेंटल लैप्स हो, गवर्नेंस फेलियर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेज हो या रीजनल इनजस्टिस हो तो हाई कोर्ट में PIL फाइल हो सकती है। इसका प्रैक्टिकली मतलब ये है कि PIL का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। हर हाई कोर्ट एक पोटेंशियल फोरम है जस्टिस के लिए। और तीसरा आर्टिकल आता है आर्टिकल 39A। ये इन दोनों से थोड़ा डिफरेंट है। यह आर्टिकल DPSP में आता है, मतलब ये डायरेक्टली एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन यह आर्टिकल स्टेट को मैंडेट करता है कि वो इक्वल जस्टिस एंश्योर करे और फ्री लीगल एड भी प्रोवाइड करे उन लोगों के लिए जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। ये PIL की मोरल और फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है। जब कोर्ट किसी गरीब या मार्जिनलाइज पर्सन की तरफ से PIL एंटरटेन करता है, वो बेसिकली आर्टिकल 39A के स्पिरिट को ही इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। तो याद रखना, आर्टिकल 32 है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा, आर्टिकल 226 है हाई कोर्ट का दरवाज़ा, और आर्टिकल 39A वो आधार जिस पर PIL की पूरी आइडियोलॉजी खड़ी है। तीनों मिलके PIL को एक लीगल टूल नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल वेपन बनाते हैं सोशल जस्टिस के लिए। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे ये वेपन पहली बार कब और कैसे यूज़ हुआ। तो अब देखते हैं हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ PIL इन इंडिया। साल था 1979। बिहार की जेल्स में हज़ारों लोग बंद थे, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, मतलब इनके ऊपर अभी तक कोई कन्विक्शन नहीं था,
कोई जजमेंट नहीं, लेकिन जेल में थे। काफ़ी लोग तो इतने साल से जेल में बंद थे कि अगर उन्हें सज़ा भी मिलती तो वो सज़ा वो पहले ही पूरी कर चुके थे। ये हालत एक जर्नलिस्ट ने देखी और उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आज इंडियन लीगल हिस्ट्री में लिखा हुआ है। उन्होंने एक लेटर लिखा सीधा सुप्रीम कोर्ट को। जस्टिस PN भगवती ने उस लेटर को रिट पिटीशन माना और इसके बाद 40,000 से ज़्यादा अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को रिलीज़ किया गया। और इस केस ने इंडिया को दिया राइट टू स्पीडी ट्रायल अंडर आर्टिकल 21। ये था PIL का जन्म और केस का नाम था हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार। फिर साल आता है 1980s, द एक्सपेंशन। इसके बाद कोर्ट ने नया रास्ता खोला। अब सिर्फ पिटीशन नहीं, पोस्ट कार्ड, टेलीग्राम, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स भी PIL कंसिडर करी जा सकती हैं। सोचिए, अखबार की खबर से सिर्फ एक PIL शुरू हो सकती है। इस डेकेड में PIL का फोकस रहा बॉन्डेड लेबर पर, चाइल्ड राइट्स, एनवायरनमेंट और प्रिजन रिफॉर्म्स। ये वो दौर था जब PIL सिर्फ एक टूल से मूवमेंट की तरफ बढ़ने लगा। फिर साल आता है 1986। MC मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की गंगा को साफ करने के लिए। ये केस आज भी चल रहा है, इंडिया का सबसे लंबे PIL केसेस में से एक। लेकिन इस केस की सबसे बड़ी देन थी एक नया डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। मतलब अगर कोई हजार्डस इंडस्ट्री से नुकसान होता है तो कंपनी ये नहीं कह सकती हमने प्रिकॉशंस लिए थे। कोई डिफेंस नहीं, पूरी की पूरी लायबिलिटी। ये कॉन्सेप्ट RB एनवायरमेंटल लॉ का बैकबोन माना जाता है। देन 1997 विशाखा गाइडलाइंस। 1997 में एक और PIL आई जो एक गैंग रेप सर्वाइवर की आवाज़ से जन्मी थी। एक्टिविस्ट भंवर देवी के साथ जो हुआ उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार वर्क स्पेस सेक्सुअल हरासमेंट के लिए बाइंडिंग गाइडलाइंस इशू की, जो कि हैं विशाखा गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस 16 साल बाद 2013 में एक पूरे एक्ट में कन्वर्ट हुई। एक PIL ने एक पूरा एक्ट बनवा दिया। लेकिन 2010 तक PIL का मिसयूज इतना बढ़ गया था कि सुप्रीम कोर्ट को खुद रोकना पड़ा। बलवंत सिंह शॉफॉल केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइन बनाई कि PIL एडमिट करने से पहले पिटिशनर की क्रेडिबिलिटी चेक करो, जेन्युइन अर्जेंसी देखो और अगर पिटिशन फ्रॉड निकली तो उस पर पेनल्टी लगाओ। ये था PIL का टाइमलाइन, एक जर्नलिस्ट के लेटर से शुरू होकर सुप्रीम कोर्ट के सेल्फ करेक्शन तक। अगली स्लाइड में हम इन्हीं केसेस को एकदम फोकस तरीके से देखेंगे, लैंडमार्क जजमेंट्स और उनके रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। अब हम देखते हैं PIL ने एक्चुअली क्या किया। सिर्फ थ्योरी नहीं, रियल इम्पैक्ट। 5 केसेस 5 मूवमेंट्स, जब एक पिटीशन ने पूरे इंडिया को चेंज कर दिया। इसमें पहला केस आता है हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979। ये हम पिछले स्लाइड में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ इसका इम्पैक्ट नोट करना ज़रूरी है। 40,000 से ज़्यादा अंडर ट्रायल्स प्रिजनर्स को रिलीज़ किया गया और इंडिया को मिला राइट टू स्पीडी ट्रायल अंडर आर्टिकल 21। पहली बार एक फंडामेंटल राइट जुडिशियल इनोवेशन से जन्मा, किसी अमेंडमेंट से नहीं। सेकंड केस आता है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ईयर था 1986। गंगा को क्लीन करने के लिए दाखिल की गई PIL, ये केस अभी भी चल रहा है, डेकेड्स बाद भी। लेकिन इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था एब्सोल्यूट लायबिलिटी डॉक्ट्रिन। इसका मतलब अगर आपकी हजार्डस इंडस्ट्री से किसी को भी नुकसान हो रहा है तो डिफेंस नहीं चलेगा, नो एक्सेप्शंस, पूरी लायबिलिटी आपके ऊपर है। आज जो भी एनवायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी इंडिया में दिखती है, जुडिशियल नीव इसी केस से जन्मी है। थर्ड केस आता है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ईयर था 1997। एक्टिविस्ट भंवारी देवी के साथ जो हुआ उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने वर्क स्पेस सेक्सुअल हरासमेंट गाइडलाइंस के लिए पहली बार बाइंडिंग गाइडलाइंस दी। ये गाइडलाइंस 2013 में पॉश एक्ट बनी, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट। सोचिए, एक PIL ने एक एक्ट बनवाया, 16 साल बाद सही, लेकिन बनवाया। चौथा केस आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ईयर था 2000। ये केस थोड़ा नुएंस्ड है और UPSC को नुएंस्ड आंसर पसंद है। सुप्रीम कोर्ट ने डैम कंस्ट्रक्शन अलाउ किया, लेकिन साथ में एक मैंडेटरी कंडीशन लगाई, डिस्प्लेस पर्सन का रिहेबिलिटेशन ज़रूरी है। कंस्ट्रक्शन रुक नहीं सकता, लेकिन रिहेबिलिटेशन भी रुक नहीं सकती। ये केस दिखाता है कि PIL में विनिंग का मतलब सिर्फ स्टे ऑर्डर नहीं होता है, अकाउंटेबिलिटी एनफोर्स करना भी एक जीत है। और लास्ट केस आता है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस के बालू केस। ईयर था 2017। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया नेशनल हाईवे के 500 मीटर के अंदर लिकर शॉप्स नहीं चलेंगी। एक ही रात में लगभग 10 लाख जॉब्स अफेक्टेड हुई। स्टेट गवर्नमेंट्स को थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू लॉस हुआ और फिर सुप्रीम कोर्ट को अपना ऑर्डर मॉडिफाई करना पड़ा। ये केस हम अगली स्लाइड में और डिटेल में कवर करेंगे जुडिशियल ओवररीच के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये 5 केसेस सिर्फ जजमेंट नहीं है, ये PIL की पावर का लिविंग प्रूफ है। लेकिन जब पावर इतनी बड़ी हो तो मिसयूज़ का रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है
और वहीं हम देखेंगे अगली स्लाइड में। अब तक हमने सिर्फ पीआईएल की पावर देखी, अब देखो पीआईएल की प्रॉब्लम्स। क्योंकि जब एक टूल इतना पावरफुल हो जाता है तो लोग यूज़ करने लगते हैं गलत काम के लिए, और पीआईएल के साथ भी एग्जैक्टली यही सिचुएशन हुई। सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक बार कहा पीआईएल का मतलब अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं, कई बार ये बन गई है पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन, और ये सिर्फ एक जोक नहीं है, ये एक रियल कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बन गया है। सो इसकी बेसिकली 3 कैटेगरीज है मिसयूज़ की, तीनों ही जानना आपके लिए ज़रूरी है, यूपीएससी के लिए भी और एक अवेयर्ड सिटीज़न के तौर पर भी। सो इसमें सबसे पहला आता है प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन। सोचिए 2 कॉम्पीटिंग कंपनीज हैं। कंपनी ए चाहती है कि कंपनी बी का नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डिले हो जाए, तो कंपनी ए एक पीआईएल फाइल करती है एनवायरमेंटल कंसर्न के नाम पर। कोर्ट में केस चलेगा, स्टे ऑर्डर आ सकता है, कंस्ट्रक्शन रुकेंगी, महीनों या सालों तक डिले हो सकता है प्रोजेक्ट। तो ये कहीं से भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है, बल्कि एक कॉरपोरेट राइवलरी है जजिस के कोर्ट रूम में लाई गई, और ये हो रहा है, डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं इनके। सेकंड आता है पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये दूसरा टाइप और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग पीआईएल फाइल करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि उनका नाम अखबार में आए, कोर्ट रूम उनके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में क्लियरली कहा कि अगर पिटीशन प्योरली पर्सनल ग्रीवियंस या पब्लिसिटी के लिए है तो पीआईएल कंसिडर नहीं करी जाएगी, ये इम्परमिसिबल है, कोर्ट का टाइम इसमें वेस्ट हो रहा है। और याद रखना, इंडिया में ऑलरेडी 5 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं, हर फ्रिवलेस पीआईएल एक जेन्युइन केस की जगह ले लेती है। और तीसरा आता है पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये सबसे डेंजरस टाइप है। पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन कोर्ट को यूज़ किया जाता है पॉलिटिकल अपोनेंट्स टारगेट करने के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट का मुंह घोटा पहनाकर एक पार्टी दूसरी पार्टी के किसी लीडर या पॉलिसी को चैलेंज करती रहती है। ये जुडिशरी और पॉलिटिक्स के बीच की लाइन को ब्लर कर देता है, और एक डेमोक्रेसी में ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और एक चीज़ है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, एम्बुश पीआईएल। कुछ लोग जानबूझकर एक बैडली ड्राफ्टेड वीक पीआईएल फाइल करते हैं ताकि वो जल्दी डिसमिस हो जाए। क्यों? क्योंकि एक बार डिसमिस होने के बाद रेस जुडिकाटा लागू हो जाता है, मतलब उसी इशू पर दोबारा कोई जेन्युइन पीआईएल फाइल नहीं हो सकती। सोचिए कितना कैलकुलेटेड है ये। पहले एक कमज़ोर पिटीशन फाइल करो, उसे डिसमिस करवाओ, और फिर जेन्युइन लिटिगेंट्स के रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दो। ये 3 टाइप्स प्लस एम्बुश पीआईएल, ये सिर्फ मिसयूज़ नहीं है, ये पीआईएल के सोल को ख़त्म करने की कोशिश है। एक टूल जो गरीबों के लिए बना था वो पावरफुल लोगों का वेपन बन रहा है। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि ये मिसयूज़ कैसे जुडिशियल ओवररीच के साथ जुड़ जाता है और दोनों मिलकर एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एक सवाल सोचिए, क्या एक जज को ये डिसाइड करना चाहिए कि हाईवे के पास लिकर शॉप खुलेगी या नहीं? क्या ये कोर्ट रूम का काम है या गवर्नमेंट का? आप खुद ही सोचिए। ये कोई हाइपोथेटिकल या फिलोसॉफिकल सवाल नहीं है, ये एक्चुअली 2017 में हुआ था, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने बड़े थे कि सुप्रीम कोर्ट को अपना ऑर्डर वापस लेना पड़ा था। ये है जुडिशियल ओवररीच, और पीआईएल इस चीज़ का सबसे बड़ा व्हीकल बन चुका है। स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस के बालू 2017, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि नेशनल हाईवे के 500 मीटर के अराउंड कोई भी लिकर शॉप नहीं खुलेगी। एक रात में लगभग 10 लाख जॉब इफेक्ट हुई। स्टेट गवर्नमेंट को थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस का रेवेन्यू लॉस हुआ। छोटे दुकानदार जो सालों से लीगल लाइसेंस पे काम कर रहे थे, उनका रोजगार एक जुडिशियल ऑर्डर से चला गया। और फिर क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट को अपना ऑर्डर मॉडिफाई करना पड़ा। स्टेट हाईवे को इस रूल से बाहर कर दिया गया, क्योंकि कोर्ट को रियलाइज हुआ पॉलिसी डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस इतने वाइड होते हैं कि जुडिशरी उन्हें पूरी तरह एंटिसिपेट नहीं कर पाती। ये एक ऑनेस्ट सेल्फ करेक्शन था, लेकिन सवाल ये है, ये ऑर्डर पहले आना ही नहीं चाहिए था। कितना टाइम और पैसे वेस्ट हुए। इसी के कॉन्टेक्स्ट में पहला आता है सेपरेशन ऑफ पावर्स। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 पिलर्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तीनों का काम अलग है। जब कोर्ट पॉलिसी डिसीजन लेने लगती है तो ये सेपरेशन ऑफ पावर का वायोलेशन होता है। के बालू केस में एग्जैक्टली यही हुआ है। सेकंड आता है पॉलीसेंट्रिसिटी। ये वर्ड याद कर लो, पॉलीसेंट्रिसिटी मतलब कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जिनके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे पार्टीज पर अलग अलग तरीके से पड़ते हैं, लेकिन कोर्ट सिर्फ 2 साइड ही सुनती है, पिटिशनर और रेस्पोंडेंट। लेकिन एक पॉलिसी डिसीजन से अफेक्टेड होते हैं लैक्स ऑफ पीपल जो कोर्ट में है ही नहीं। के बालू केस में 10 लाख वर्कर्स कोर्ट में नहीं थे, फिर भी उनकी जिंदगी बदल गई। थर्ड आता है एमिकस क्यूरे ओवररीच। ये लैटिन फ्रेज है, नेचुरल जस्टिस का कॉर्नरस्टोन, मतलब दोनों पक्षों को सुना जाए। जब कोर्ट बिना सारे अफेक्टेड पार्टीज को सुने ऑर्डर पास करती है तो ये प्रिंसिपल वायोलेट होता है,
और पीआईएल के केसेस में ये अक्सर होता ही रहता है, क्योंकि पीआईएल में अफेक्टेड पार्टीज आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट आता है एनफोर्समेंट गैप। कई पीआईएल ऑर्डर सिर्फ कागज़ पर ही रह जाते हैं। गंगा क्लीन अप ऑर्डर्स डेकेड से हैं गंगा, लेकिन आज भी पोल्यूटेड है। ऑर्डर आना और ऑर्डर लागू होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और जुडिशरी के पास अपना खुद का एनफोर्समेंट मशीनरी नहीं होती। नेक्स्ट आता है डाइल्यूटेड लोकस स्टैंडाई। पीआईएल बनाया था मार्जिनलाइज लोगों की आवाज़ के लिए, लेकिन आज ओपन स्टैंडिंग का मतलब ये हो गया है कि कोई भी किसी भी रीज़न से पिटीशन फाइल कर सकता है। वो जो मार्जिनलाइज्ड वॉइस अब क्राउड में कहीं खो गई है। ये 5 कंसर्न्स सिर्फ एकेडमिक पॉइंट्स नहीं हैं, ये रियल कॉन्स्टिट्यूशनल टेंशन्स हैं जो आज भी लाइव डिबेट का हिस्सा हैं। और ये डिबेट 2024-2025 में और तेज़ हो गई है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पीआईएल फ्रेमवर्क को फंडामेंटली रिकन्सिडर करिए। वो हम देखेंगे जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम आते हैं उस पॉइंट पर जो इस टॉपिक को 2026 के यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक लाइव ग्रेनेड बनाता है। 2024-2025 में यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजीशन लाके रखी। उन्होंने कहा पीआईएल फ्रेमवर्क को रिकन्सिडर करना चाहिए। ये बात सुनने में कितनी सिंपल लगती है ना, लेकिन ये है बहुत बड़ी, क्योंकि गवर्नमेंट ये नहीं कह रही कि पीआईएल को आप ख़त्म करिए। गवर्नमेंट ये कह रही है कि पीआईएल जिस तरह से चल रही है वो अब ओरिजिनल पर्पस सर्व नहीं कर पा रही है। और ये डिबेट एग्जामिनर की नज़र में अभी भी लाइव है। कोई भी फाइनल आंसर अभी इस चीज़ का नहीं आया है। ये एक लाइव कॉन्स्टिट्यूशनल टेंशन है। तो गवर्नमेंट के कोर आर्गूमेंट्स देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, पीआईएल इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल और कॉरपोरेट एजेंडा सर्व कर रही है। जेन्युइन पब्लिक वेलफेयर कहीं पीछे ही रह गया है। जब एक पीआईएल फाइल होती है, कोर्ट उसकी बोनाफाइड्स डीपली वेरीफाई नहीं करती, एडमिशन स्टेजेस पर ही, और यही से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। सेकंड आर्गूमेंट आता है पॉलिसी टेरिटरी। जुडिशरी अब सिर्फ राइट प्रोटेक्ट नहीं कर रही, वो पॉलिसी डिसीजन ले रही है। एनवायरनमेंट, हाईवेज, लिकर, एजुकेशन, ये सब एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेचर का डोमेन है। जब कोर्ट यहाँ एंटर करता है तो सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस है वही डिस्टर्ब हो जाता है। और गवर्नमेंट का आर्गूमेंट है ये बैलेंस रिस्टोर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और थर्ड आर्गूमेंट आता है वीक एडमिशन फिल्टर्स। प्रोसीजरल सेफगार्ड्स एडमिशन स्टेज पर जब पीआईएल पहली बार कोर्ट के सामने आती है, स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी नहीं होती, पिटिशनर की क्रेडिबिलिटी चेक नहीं होती, अर्जेंसी वेरीफाई नहीं होती, प्राइवेट मोटिव आइडेंटिफाई नहीं होता है। गवर्नमेंट चाहती है कि ये फिल्टर्स पहले लागू हों ताकि फ्रिवुलस पिटिशंस अंदर ही ना आए। लेकिन यहाँ समझने वाली बात है गवर्नमेंट क्या नहीं कह रही है, जो आपको आंसर राइटिंग में ज़रूर लिखना है। गवर्नमेंट पीआईएल एबोलिश करने की बात नहीं कर रही है, वो रिकैलिब्रेशन मांग रही है। स्ट्रॉन्गर एंट्री फिल्टर्स, स्ट्रिक्टर अकाउंटेबिलिटी, जुडिशियल सेल्फ रिस्ट्रेन, ये डिस्टिंक्शन एबोलिश और रिकैलिब्रेट का यूपीएससी में इसमें आपका एवरेज आंसर आउटस्टैंडिंग बना सकता है। इस टॉपिक को आप इन पेपर्स में यूज़ कर सकते हो। जीएस पेपर 2 पॉलिटी के अंदर पीआईएल एंड जुडिशरी, जीएस पेपर 2 के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर्स, जीएस पेपर 2 और एसए के अंदर जुडिशियल ओवररीच को मेंशन कर सकते हैं, जीएस पेपर 2 के अंदर एक्सेस ऑफ जस्टिस, और जीएस पेपर 3 के अंदर एनवायरमेंटल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। ये डिबेट 2025 में और ज़्यादा इवॉल्व होगी। अगर आप मेंस 2026 में पीआईएल पर क्वेश्चन आता है, और चांसेस बहुत हाई है कि आएगा, तो इस गवर्नमेंट पोजीशन को मेंशन करना और उसका बैलेंस एनालिसिस लिखना, यही आपका आंसर टॉप 10 परसेंटाइल में लाया जाएगा। अगली स्लाइड में हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है, पीआईएल को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए बिना उसकी सोल ख़त्म किए। अभी तक हमने पीआईएल की पावर देखी, उसका मिसयूज देखा, जुडिशियल ओवररीच देखा, लेकिन अब देखते हैं वे फॉरवर्ड। और यहाँ एक चीज़ क्लियरली समझ लो, जो स्लाइड का टैगलाइन भी है, द आंसर इजंट टू किल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, द आंसर इज टू मेक इट स्ट्रॉन्गर एंड स्मार्टर। ये लाइन कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये आपके मेंस आंसर का कंक्लूजन भी हो सकता है। वर्ड फॉर वर्ड नोट कर लो एज इट इज़। तो इसके बेसिकली 5 कॉन्क्रीट रिफॉर्म्स हैं, तीनों एक साथ यूपीएससी आंसर में लिख सकते हो। ये आपका वे फॉरवर्ड पैराग्राफ बन जाएगा। तो पहला देखते हैं, स्ट्रिक्टर एनफोर्समेंट ऑफ बलवंत सिंह शफॉल गाइडलाइंस 2010। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह शफॉल केस में गाइडलाइंस बनाई थी कि पीआईएल एडमिट करने से पहले आप पिटिशनर की क्रेडिबिलिटी चेक करिए, जेन्युइन अर्जेंसी देखिए, और एब्सेंस ऑफ प्राइवेट मोटिव्स को आइडेंटिफाई करिए। प्रॉब्लम्स ये है कि ये गाइडलाइन एग्जिस्ट तो करती हैं लेकिन एनफोर्स नहीं होती कंसिस्टेंटली। पहला रिफॉर्म यही है कि एडमिशन स्टेज पर इन गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। एंट्री पॉइंट स्ट्रॉन्ग हुआ तो अंदर आने वाली पिटीशन जेन्युइन ही होंगी और फिल्टर आउट होती चली जाएंगी। नेक्स्ट है एग्जाम्पलरी पेनल्टीज फॉर फ्रिवलेस और फेक पीआईएल्स।
अभी जो फाइनेंशियल पेनल्टीज़ हैं फ्रिवलेस पीआईएल्स पर वो इतनी कम है कि किसी को डर ही नहीं लगता कि पेनल्टी लगेगी, देखी जाएगी। ये माइंडसेट हो चुका है लोगों का। एक कॉरपोरेट कंपनीज के लिए 2-3 लाख का फाइन इज जस्ट लाइक अ कपल ऑफ बक्स। रिफॉर्म्स यही हैं, पेनल्टीज हैवी और प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, और रिपीट ऑफेंडर्स पर फ्यूचर फाइलिंग रेस्ट्रिक्शंस। जब कॉस्ट ऑफ मिसयूज ही बढ़ जाएगी तो मिसयूज अपने आप ही कम हो जाएगा। तीसरा आता है पीआईएल फिल्टरिंग सेल्स इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव डेडिकेटेड कमिटीज़ बनाओ जो पिटीशन जज के बेंच तक पहुंचने से पहले स्क्रीन करें। ये जजेस का टाइम बचाएगा, और जो जेन्युइन केसेस हैं वो जजेस तक फास्टर रीच करेंगे, और फ्रिवलेस पिटीशंस पहले ही स्टेज पर ही रोक दी जाएंगे बिना कोर्ट रूम का टाइम वेस्ट किए हुए। फोर्थ, स्पेशलाइज्ड पीआईएल बेंचेस बाय डोमेन। एनवायरनमेंट की पीआईएल एनवायरमेंटल जजेस सुने, हेल्थ की पीआईएल हेल्थ के जजेस, एजुकेशन की पीआईएल एजुकेशन के जजेस, एंड सो ऑन। हर डोमेन के लिए स्पेशलाइज्ड बेंचेस बनाया जाए। ये मॉडल ऑलरेडी काम कर रहा है। कैलकाटा हाई कोर्ट का ग्रीन बेंच इसका एग्जाम्पल है। स्पेशलाइज्ड बेंचेस से जो दो फायदे होते हैं, एक तो एक्सपर्टीज इंप्रूव होती है, और दूसरा इनकंसिस्टेंट ऑर्डर्स कम हो जाते हैं। और लास्ट आता है जुडिशियल सेल्फ रिस्ट्रेन प्लस लॉ कमीशन फ्रेमवर्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है। जुडिशरी अपनी लिमिट्स खुद ही डिफाइन करे, कोर्ट्स तभी इंटरवीन करे जब क्लियर फंडामेंटल राइट्स वायोलेशन हो या कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम क्रिएट हो, और इसके लिए एक लॉ कमीशन फ्रेमवर्क बनना चाहिए जो फॉर्मली डिफाइन करे कि जेन्युइन पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है। और ये डेफिनेशन जज टू जज वेरी करती है। एक क्लियर फ्रेमवर्क से कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। ये 5 रिफॉर्म्स एक साथ लिखोगे मेंस में तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि आप सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करना जानते, आपके पास सॉल्यूशंस भी हैं, और वही एक मैच्योर यूपीएससी आंसर्स की पहचान है। अगली स्लाइड में है पूरा टॉपिक का कंक्लूजन, और उसके बाद वो ट्रिक जो मैंने आपसे प्रॉमिस की थी। थोड़ा और रुकिए बस। तो चलिए अब कंक्लूजन देखते हैं यूपीएससी मेंस रेडी समरी के साथ। आगे बढ़ने से पहले एक बार पूरा सफ़र याद करते हैं। 1979 में एक जर्नलिस्ट के लेटर से 40,000 लोग आज़ाद हुए, जिससे हमें राइट टू स्पीडी ट्रायल भी मिला अंडर आर्टिकल 21 विच इज़ ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। देन 1986 में एक पीआईएल ने एब्सोल्यूट लाइबिलिटी डॉक्ट्रिन दिया, एनवायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी का जन्म हुआ इससे। देन 1997 में एक गैंगरेप सर्वाइवर की आवाज़ से विशाखा गाइडलाइंस बनी, और 2013 में वही गाइडलाइंस एक्ट बन गई। देन ईयर 2000 नर्मदा केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिकंस्ट्रक्शन अलाउ किया, लेकिन रिहेबिलिटेशन मैंडेटरी किया, अकाउंटेबिलिटी एनफोर्स हुई। देन 2010 सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लिमिट्स ड्रॉ की, बलवंत सिंह शफॉल गाइडलाइंस आई, और 2017 में के बालू केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉलिसी डिसीजन लिया। 10 लाख जॉब्स पर असर पड़ा, और अपना ही ऑर्डर उन्होंने मॉडिफाई किया। तो ये सिर्फ केस नहीं है, ये पीआईएल का एवोल्यूशन है, एक टूल की जर्नी जो गरीबों के लिए बना था। पावरफुल लोगों ने उसे यूज़ किया, और अब बैलेंसिंग एक्ट की बात चल रही है, इसको वापस इसके ओरिजिनल सोल पर कैसे लाया जाए। तो अब देखते हैं पीआईएल ने आखिर अचीव क्या किया। पीआईएल ने आर्टिकल 21 को सिर्फ राइट टू लाइफ से एक्सपेंड करके बनाया। राइट टू क्लीन एयर, राइट टू फ्री लीगल एड, राइट टू स्पीडी ट्रायल, और राइट टू प्राइवेसी का भी एक हिस्सा बनाया। पीआईएल ने एनवायरनमेंट को भी कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी के दायरे में लाया। पीआईएल ने उन लोगों को आवाज़ दी जो कोर्ट की सीढ़ियाँ भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ये अचीवमेंट कोई छोटी बात नहीं है, ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का सबसे बड़ा इनोवेशन में से एक है। लेकिन साथ में पीआईएल के डिस्टॉर्शन ने रियल प्रॉब्लम्स पकड़ी हैं। मिसयूज, जुडिशियल ओवररीच, एनफोर्समेंट गैप, डाइल्यूटेड लोकल स्टैंडर्ड। तो आपका आंसर क्या है? प्रिजर्व करो गरीबों की आवाज़, आर्टिकल 32 का एक्सेस, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, लैंडमार्क सोशल चेंज की पॉसिबिलिटी, और रिफॉर्म लाइए स्ट्रिक्टर एडमिशन फिल्टर्स में, पेनल्टीज बढ़ाइए मिसयूज़ की, जुडिशियल सेल्फ रिस्ट्रेन बढ़ाया जाए, पीआईएल सेल्स एंड स्पेशलाइज्ड बेंचेस बनाई जाएं, और लॉ कमीशन फ्रेमवर्क को भी इम्प्लीमेंट करे जाए। अब ये लाइन स्क्रीन कैप्चर करो और नोटबुक में लिखो और याद करो। PIL is not the problem, its distortion is. The focus must be on strengthening procedural safeguards, ensuring bona fide use, and reinforcing judicial discipline, so PIL continues as an effective instrument of social justice without abuse. I am repeating line again. The focus must be on strengthening procedural safeguards, ensuring bona fide use, and reinforcing judicial discipline, so PIL continues as an effective instrument of social justice without abuse. ये लाइन आपकी किसी भी पीआईएल आंसर का कंक्लूजन बन सकती है मेंस 2026 में वर्ड फॉर वर्ड। टॉपिक कंप्लीट हुआ, लेकिन वीडियो भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब आता है वो ट्रिक जो मैंने शुरुआत में प्रॉमिस किया था। स्लाइड 10 में आपको दूंगा एक ऐसा निमोनिक जिससे आप पीआईएल के सारे लैंडमार्क केसेस
सिर्फ एक लाइन में हमेशा के लिए याद रख पाओगे, एग्ज़ाम हॉल में भी, किसी भी प्रेशर के अंदर। ठीक है, ये वो मोमेंट है, मैंने शुरुआत में आपसे प्रॉमिस किया था कि एक ऐसी ट्रिक जिससे आप पीआईएल के सारे लैंडमार्क केसेस एग्जाम हॉल में कभी नहीं भूलेंगे, प्रेशर में भी, टाइम क्रंच में भी। तो ये लो, 7 केसेस हैं जो यूपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और इन्हें याद रखने का फॉर्मूला एक सिंपल सेंटेंस है, हुसैन मूव्ड स्विफ्टली, नोबडी सॉ किरन्स ब्रिलियंस। एक बार और, हुसैन मूव्ड स्विफ्टली, नोबडी सॉ किरन्स ब्रिलियंस। अब इसको तोड़ो। एच मतलब हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें 40,000 अंडर ट्रायल्स फीड किए गए थे और राइट टू स्पीडी ट्रायल का जन्म हुआ था। एम मतलब एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिससे एब्सोल्यूट लाइबिलिटी वाला डॉक्ट्रिन आया था गंगा क्लीनअप वाले इशू पे। एस मतलब सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991, जिसमें नो पर्सनल ग्रीवियंस मिसयूज अलाउड किया गया था। एन मतलब नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000, कंस्ट्रक्शन अलाउड किया गया था लेकिन साथ में रिहेबिलिटेशन भी मैंडेटरी किया गया था। एस मतलब स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस के बालू केस 2017, लिकर बैन, जुडिशियल ओवररीच एग्जाम्पल। के मतलब वेट, ये है बलवंत राय शफॉल केस 2010, एंटी मिसयूज गाइडलाइंस। और लास्ट आता है बी, भगवती इंस्पायर्ड विशाखा वर्सेस राजस्थान 1997, वर्क प्लेस हरेसमेंट गाइडलाइंस 2013 एक्ट। तो ये रहे सातों केस और ये रहे उसके निमोनिक। हाँ, थोड़ा जुगाड़ है लास्ट में, लेकिन जुगाड़ काम करता है और यूपीएससी में जुगाड़ से ही टॉपर बनते हैं। हुसैन मूव्ड स्विफ्टली, नोबडी सॉ किरन्स ब्रिलियंस। ये सेंटेंस आज रात सो जाने से पहले 3 बार बोलना, कल सुबह उठने के बाद एक बार फिर, और फिर आप भूल नहीं पाओगे इसको। और लास्ट में 8 कीवर्ड्स जो आपके मेंस आंसर में शाइन करेंगे। पहला, लोगस स्टैंडाई, यानी कौन कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। सेकंड, ऑडी ऑल्टरम पार्टम, दोनों पक्षों को सुना जाए। थर्ड, रेस जुडिकाटा, सेम इशू पर दोबारा पीआईएल नहीं फाइल हो सकती। चौथा, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, हजार्डस इंडस्ट्री को फुल लाइबिलिटी लेनी पड़ेगी, कोई डिफेंस नहीं। फिफ्थ, पॉलीसेंट्रिसिटी, एक डिसीजन कई अनहर्ड पार्टीज पर असर। देन एमिकस क्यूरे, कोर्ट अपॉइंटेड फ्रेंड, न्यूट्रल एक्सपर्ट। देन सेपरेशन ऑफ पावर्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सबका अलग अलग डोमेन है और उसको ब्रीच ना करें। और लास्ट आता है जुडिशियल ओवररीच, कोर्ट एंटरिंग्स पॉलिसी टेरिटरी, जैसे कि हमने पीछे वाली स्लाइड्स में भी देखा। ये था पीआईएल पूरा डेप्थ में एग्जाम रेडी। 1979 से शुरू हुआ एक जर्नलिस्ट के लेटर से, और 2025 में ये एक लाइव कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट बन गई है। एक टूल जो गरीबों के लिए बना था, आज उसकी सोल बचाने की लड़ाई चल रही है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक काम करो, अभी लाइक करो, कमेंट में लिखो हुसैन मूव स्विफ्टली, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग ये ट्रिक ले गए। और जो भी आपको स्टडी ग्रुप में पीआईएल पढ़ा रहा है उन्हें शेयर करिए ये वीडियो, ताकि उनका भी काम आसान हो जाए। और बिना चैनल को सब्सक्राइब करे ना जाएं। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक पढ़ते रहो, समझते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।